हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और आज आपको मिलवाने वाले हैं इस बार की टॉपर से यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 में इन्होंने 99.9 परसेंटाइल के साथ अपना जो जेआरएफ का गोल है उसे अकम्प्लिश किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देते हैं। ऋचा जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऋचा जी। थैंक यू वेरी मच सर। ऋचा जी, आपने एक्सपेक्ट किया था कि 99.91 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे? एग्जाम जब देकर आए थे तो आपके माइंड में था कि जेआरएफ इस बार हो जाएगा? नो सर, एक्चुअली 13 जून को सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था और उस ओके। दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। और वो सेंटर नांगलोई में था जहाँ पे सफोकेशन इतनी ज्यादा थी। मतलब एसी काम ही नहीं कर रहे थे और सारी मतलब सब कुछ बंद था। तो ओके। जिस वजह से मेरा एग्जाम मतलब मैं बस यूं सोची थी एग्जाम कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद बाहर आने के बाद मुझे याद ही नहीं था मैंने क्या टिक किया। और मतलब कुछ क्वेश्चंस मेरे जिस वजह से गलत भी हो। ओके। ओके, तो आपने अपना स्कोर कैलकुलेट किया था कि कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे, ऐसा कुछ? यस सर, मतलब ड्रॉप आउट क्वेश्चन से पहले 93 क्वेश्चंस थे। ओके, ठीक है। तो 93 क्वेश्चंस के अराउंड आपके सही था और उससे आप 99.91 परसेंटाइल पे पहुंच चुके हैं। और जाहिर सी बात है, इस बार का पेपर भी थोड़ा सा टफर साइड पे था और इसीलिए थोड़ा सा कट ऑफ हमें ऐसे नीचे जाते हुए दिखा। बट ऋचा जी ने अपना बेस्ट शॉट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऋचा जी, अभी आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी इस एग्जामिनेशन के लिए? जैसे भी आपने एमकॉम भी रिसेंटली क्लियर किया है, तो आप कैसे दोनों को बैलेंस कर रहे थे, कैसे आपका प्रिपरेशन चल रहा था? सर एक्चुअली मैंने मतलब इन 2021 मैंने एम मतलब डीयू के लिए ना एमकॉम एंट्रेंस का एग्जाम दिया था। ओके। जिस वजह से है ना मतलब मेरा वो 3 मार्क्स से मेरा एग्जाम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो उस वजह से मतलब जब मैंने एमकॉम में एंटर किया तभी मुझे पता चल गया था कि नेट का एग्जाम होता है। और फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मतलब ऐसे ही रफली प्रिपेयर करके एग्जाम दे दिया, जो कि मेरा 29 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ था 2022 में। उसके बाद मतलब मुझे आइडिया आ गया था कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो फिर मैंने उसके बाद मतलब सीरियसली नवंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो फिर मैंने मार्च में सेकेंड अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरे 99.4 समथिंग परसेंट आए थे। तो ओके। अगेन नेट हुआ था बट पीआरएफ से कुछ रह गया था। ओके। तो उसके बाद ये थर्ड अटेम्प्ट था। ओके। ओके, तो जैसे अभी नेट आपने पहले भी क्लियर किया, अब इस बार जेआरएफ पे पहुंचे, तो ऐसा कुछ था कि आपको लग रहा हो कि मैंने अरे पहले ये चीज नहीं करी थी और ये चीज इस बार मैंने करी तो इससे मेरे को जेआरएफ में हेल्प हुई, ऐसा कुछ फील हुआ आपको? सर पेपर वन में जब मैंने सेकेंड बार अटेम्प्ट दिया था तो पेपर वन मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था। ओके। मतलब पेपर वन में मेरी कुछ कमियां थी। लेकिन अब की बार जैसे मैंने पेपर वन को थोड़ा सा ज्यादा मतलब मैंने पेपर टू का भी यार प्रिपेयर नहीं किया, मैंने पेपर वन को ही ज्यादा प्रिपेयर। ओके। तो उस वजह से मेरे क्वेश्चंस मतलब उसमें ज्यादा कर। ओके, तो जैसे आपके एमकॉम भी चल रही थी, तो कैसे आप बैलेंस करते थे? आपकी वहां भी क्लासेस होती होंगी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और आपको अपनी पढ़ाई भी करनी थी, नेट की तैयारी भी करनी थी। तो कैसे आप बैलेंस कर रहे थे दोनों को साथ साथ, कैसे लेके चल रहे थे? क्या दोनों को साथ साथ लेके चला जा सकता है? इसको इसके बारे में कुछ बताइए आप। जो सर जो एमकॉम के एग्जाम होते हैं वो थोड़े थ्योरेटिकल टाइप होते हैं। मतलब उसमें हमें है ना सब्जेक्टिव पेपर लिखना होता है। तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसको थोड़ा सा मतलब उसके लिए प्रिपेयर पढ़ना पड़ता है। आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में पढ़ना होना चाहिए। और जो नेट का एग्जाम होता है वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें क्या है कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। और लिखने से आपको कोई ज्यादा वो नहीं है कि आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मतलब मैं नेट की प्रिपरेशन ज्यादा कर रही थी और मैं एमकॉम के एग्जाम उसी से दे रही थी। तो बट मैं जब एग्जाम लिखती थी तो मुझे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मैं ओके। सब्जेक्टिव अटेम्प्ट नहीं कर पाती इतना अच्छे से। ओके, बट ऑब्जेक्टिव आपका स्ट्रांग हो गया, सब्जेक्टिव थोड़ा वीक हो गया। ये सर। तो सब जैसे ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो जैसे ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन के अंदर तो प्रैक्टिस के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, इसके ऊपर भी आपका कुछ जोर रहा था प्रिपरेशन के दौरान? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अगर आप नेट नेट मतलब आपकी अगर थोड़ी सी भी कमांड है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाते हो मतलब सारे तो नहीं बट 2018 के बाद पैटर्न मतलब चेंज हुआ है। हम्म। 2018 का पेपर काफी इजी है हम्म। लेकिन 2019 में जो जून का पेपर है मतलब वो डिफिकल्ट है। और 2020 में दोबारा है ना दोनों पेपर काफी डिफिकल्ट है। तो मैंने क्या किया था जैसे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस सारे के सारे एग्जाम मतलब 2 बार जून 2018 के जून दिसंबर 2019 जून दिसंबर 20 में तो एक ही बार हुआ था। तो दोनों को एक साथ। और अब तक टोटल मिला के आई थिंक 14 पेपर हो चुके हैं जो मैंने अभी जून में दिया। तो 14 के 14 पेपर को मॉक टेस्ट की तरह दिया। ओके। उसमें जो मेरा स्कोर होता था मैंने हर क्वेश्चन को अपने मतलब फिर मैंने हर क्वेश्चन का आंसर देख के लिखा। और उनको ओके। मैंने मतलब थोड़ा समझने की कोशिश की कैसे है बस। उसके ठीक अलावा है। मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं ओके, तो जैसे आप टेस्ट वगैरह किया। कर रहे थे, पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो कई बार जैसे क्वेश्चंस नहीं होते थे, आपसे समझ नहीं आता था,
तो कई बार ऐसा भी लगता था हाँ, अरे कितना मुश्किल पेपर होता है ये, मेरा कैसे पास होगा, डाउट भी होता था कभी अपने ऊपर। एक्चुअली सर जब हर बार हम एग्जाम देते हैं ना तो सब लोग है ना एनालिसिस करके बताते हैं इतनी कट ऑफ जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब जनरली सब कहते हैं कि 90 होने चाहिए, इतनी होने चाहिए। मैंने 2022 में जब सितंबर का एग्जाम दिया, तो आई थिंक दैट वाज द टफेस्ट एग्जाम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ यूजीसी नेट। सीरियसली, मतलब उसकी कट ऑफ लोग कह रहे थे कि 90 95 होनी चाहिए जनरल के लिए, जेआरएफ के लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उस एग्जाम में अगर कोई 83 84 स्कोर कर रहा था तो इजीली जेआरएफ। ठीक तो है। मतलब पेपर पे बहुत डिपेंड करते हैं। पेपर का जो टफनेस है उस पर डिपेंड करता है, पेपर और क्यों एक्चुअल। तो करके जाता है, उसको इजीली समझ आ जाएगा कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है। और यस सर। जो एस्पिरेंट पेपर देने जा रहा है उसको ज्यादा क्लैरिटी होती है, जो बाहर बैठे होते हैं हमारे जैसे, तो हम तो आपके जो किसी ने कुछ कह दिया किसी ने कुछ कह दिया, तो हमें वो एग्जैक्टली वो पिक्चर मालूम नहीं हो मतलब पाती। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि आप बेस्ट जज हैं। हम बल्कि हमारे ऊपर तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि बच्चा पेपर देकर आता है और साथ ही मैसेज करता है सर कट ऑफ क्या जाएगा। तो पेपर आप देकर आए और हमसे कट ऑफ पूछी जाती है, तो हम अंडर प्रेशर आपको रिप्लाई देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, प्रीवियस कट ऑफ्स दिखाते हैं कि ये रही हैं तो आगे भी ये रह सकती हैं। बट बिल्कुल सही बताया ऋचा जी ने कि आप पेपर देकर आ रहे हो तो यू आर द बेस्ट जज। आपको पता है कि पेपर पिछली बार से कितना आसान है कितना मुश्किल है, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितने पानी में हो, इसका आइडिया आपको पेपर देने के बाद कुछ हद तक लग जाएगा। तो ऋचा जी अब प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी आपको ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स भी आती थी कि अरे ये पेपर मैं करूं कि ना करूं, कुछ और कर लूं, अभी तो एमकॉम कर रही हूँ, साथ में कुछ और क्यों ना कर लिया जाए, मेरे दोस्त कुछ और कर रहे हैं, वो किसी और फील्ड में जा रहे हैं, वो शायद किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे आप अपने आप को इस गोल की तरफ डायरेक्ट करती थी कि मेरे को यही करना है, व्हाट वाज योर एम कि मेरे को यही करना है। एक्चुअली सर जब मैंने बीकॉम की तो जनरली कॉमर्स में, मतलब मैंने डीयू से बीकॉम की थी। तो हम्म। उसमें क्या होता था जनरली, तो बहुत हार्डली कोई मतलब होता था जो एमकॉम के लिए और फर्दर हम्म। एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड होता था। हम्म। सब लोग जनरली है ना, मतलब जैसे हमारी प्लेसमेंट्स होती थी तो जनरली प्लेसमेंट्स ले लेते। अदरवाइज है ना, एफएमएस है वहाँ पे काफी फेमस है, तो उसमें सब एमबीए की ज्यादा सोचते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब मैंने सोचा, लेकिन मेरा पर जब मैं मतलब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैंने यही सोचा था कि मैं एमबीए करूंगी और फिर उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगी। बट वहां पे जाने के बाद है ना, मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रोफेसर लाइन में जाना है। तो उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऐसे ऐसे प्रिपरेशन। बट प्रिपरेशन के टाइम पे कई बार ऐसा लगता था कि काफी जो मेरे साथ के थे उनकी प्लेसमेंट्स हो गई हैं, या फिर वो लोग है ना अर्न करने लगे। तो और मेरा भी इजीली उस टाइम पे हो जाता तो मैं कर लेती। तो उस टाइम पे काफी लगता था। और अब की बार थर्ड अटेम्प्ट में तो मैं फॉर्म ही नहीं फिल कर रही थी कि लास्ट टाइम मेरा थोड़े से मार्क्स से रह गया, अब दोबारा रह गया तो ये तो लक है, ये तो ऐसे है। तो ये काफी बार होता है। बट फिर वही है कि तो इतनी प्रिपरेशन कर ली है तो एक बार थोड़ा सा और ट्राई करना ही चाहिए। और जब हम लगातार करते रहते हैं तो वो एट लास्ट पूरा हो ही जाता जी। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि थोड़े से मार्क्स से रह गया तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि नहीं होगा। बी पॉजिटिव और प्रिपरेशन करो, अपनी वीकनेसेस को पहचानो और अगली बार आप डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर कर लोगे। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो एग्जामिनेशन को क्लियर करना। बट ऋचा जी हमारे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल है कि अगर आप अपनी वीकनेसेस को पहचानोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो अभी जैसे ऋचा जी से बात हो रही थी कि उन्होंने एकदम से डिसाइड किया अब उनको टीचिंग लाइन में जाना है, प्रोफेसर बनना है, तो ऐसा क्या मोटिवेशन था आपको कि आपको पढ़ाना है, प्रोफेसर बनना है? कोई आपके ऐसे नोन में रहे, कोई टीचर रहे, कोई ऐसे जिनको देखा आपने, या अपने आप से मन में आया? है। एक्चुअली सर मेरे पापा मतलब प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और मेरी मम्मी भी टीचर है। तो मुझे मतलब और मेरे मतलब जो फैमिली में चाची हैं और काफी लोग टीचर ही हैं। तो जनरली मेरा इन्वायरमेंट ही पूरा टीचर से था। मतलब मुझे स्टार्टिंग से फिफ्थ सिक्स में ही मुझे पता था कि कैसे कैसे क्या क्वालिफिकेशन होती है, या फिर मास्टर ग्रेजुएशन होती है, मास्टर्स होती है, और ये नॉन टीचिंग है, और ये नॉन टेक्निकल है, ये टेक्निकल फील्ड है। तो मैं काफी अवेयर थी इन चीजों से। और वो ओके। मैंने स्टार्टिंग से ही सुना था कि कॉलेज में प्रोफेसर हो या फिर मतलब प्रोफेसर बनना इज वेरी रेपुटेटिव जॉब। मतलब वो ओके। काफी अच्छा होता है, बिल्कुल। इस वजह से मैं मोटिवेटेड। ओके ओके, चलिए आपका मोटिवेशन जो था वो आपको घर से भी मिल रहा था, तो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को ये जानकर। तो ऋचा जी अभी आपने अपना प्रिपरेशन किया, गोल को कंप्लीट कर लिया, तो अब आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी, आगे क्या करना चाहते हैं लाइफ में? सर अभी तो जैसे मेरा जीआरएफ हुआ है तो मैं पीएचडी की तरफ ही जाना चाहूंगी कि मैं ओके। रिसर्च करूं। और ओके। एक्चुअली मैं रिसर्च प्रपोजल पे काम भी कर रही हूँ अभी, क्योंकि फॉर्म्स निकले हुए हैं। हम्म। और मेरा लास्ट टाइम नेट होगा था, मैं उसके बेसिस पे मैं सोच रही थी, तो मैं अभी प्रपोजल पे काम कर रही हूँ। तो जैसे जैसे फॉर्म होंगे मैं उनको फिल करूंगी, और जहाँ मेरा होता है फिर मैं आगे वैसे परस्यू करूंगी। ओके। उसके चलिए। साथ ही अगर मुझे वैकेंसी होती है तो मौका मिलता है तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ट्राई करूंगी। ओके ओके। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप अपने आगे वाले गोल्स को भी अकम्प्लिश कर लें जैसे आपने इस वाले गोल को अकम्प्लिश किया। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज हैं एवर स्टडी क्लासेस की टीम से ऋचा जी के लिए।
और जाते जाते अब आपसे कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम, कुछ फाइनल गोल्डन वर्ड्स आपकी तरफ से फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि अगली बार जेआरएफ क्रैक करना चाह रहे हैं। सर वर्ड्स ऑफ विजडम तो बस ये कीप गोइंग, जैसे भी चल रहा है बस कीप गोइंग। कीप गोइंग, ठीक है, जैसे नदी चलती रहती है वैसे आप भी चलते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, बट आपकी जो डायरेक्शन है, आपने जो तय करी है, उसकी तरफ आप बढ़ते रहिए। तो ऋचा जी से बहुत अच्छी बातें हमें आज जानने को मिली, बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। तो अभी विदा लेते हैं ऋचा जी से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा इंटरव्यू छोटा सा ऋचा जी के साथ। तो अगले सेशन में मिलेंगे एक और टॉपर से। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।